नमस्कार, मैं हूँ राजीव और चाय की चुस्कियों के साथ सोमेश जी हमारे साथ हैं। सोमेश जी, कॉफ़ी चीयर्स। अब सीसी चीयर्स, चाय एंड कॉफी चीयर्स। चाय एंड कॉफ़ी। अब आज कहाँ से शुरू करें? भारतीय बाज़ार से या अमेरिकी बाज़ार से? डाउ जोन्स की पिटाई देख कर के मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि हँसा जाए या अफ़सोस किया जाए? मामला एक ही है। वैसे डाउ जोन्स पिटना ही पिटना है, उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं। तो जो कर रहे हैं ट्रम्प वो अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं, इसमें कोई डाउट है ही नहीं मुझे। और इसमें हम बेनिफिशियरी निकल के आएँगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। और मोस्टली देखिए, ऐसा पास्ट में जैसा मुझे डेटा याद आता है, अगर यूएस रिसेशन में जाता है तो फ़ायदा हमको ही होता है। तो हमारा स्टॉक मार्केट नुकसान में तो नहीं मैंने देखा है यूएस के रिसेशन में। टेम्पररी ब्लिप्स होते हैं, झटके होते हैं, वो मिलते हैं। लेकिन अब जो रात क्या में ऐसा कोई पास्ट मतलब डेटा आपने एनालाइज़ किया है क्या? कि भई अमेरिका में मंदी और हम फ़ायदे में? मोस्टली जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, अभी डेटा मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन पहले मैंने इस पे काम बहुत किया हुआ है। तो जितने भी फ़ेजेज़ को एनालाइज़ किया गया है, एक्चुअली इसलिए भी हो सकता है ना, मुझे जो लॉजिक लगता है कि अगर वहाँ पे रिसेशन होता है तो लिक्विडिटी फिर बढ़ाएँगे ना। आज के तारीख में तो सिंपल बैंक के पास, सारे सेंट्रल बैंक के पास टूल्स है। रेट काटो, लिक्विडिटी बढ़ाओ, रेट काटो, लिक्विडिटी बढ़ाओ। लिक्विडिटी आएगी तो पहले रियल एस्टेट में जाती थी, अब रियल एस्टेट प्लस इक्विटी में जाती है। तो मुझे तरीका यही लगता है, ऐसा नहीं कि इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, इकोनॉमी खराब होगी, स्टॉक मार्केट बेटर होता है। तो रिलेटिव एडवांटेज में हो सकता है कि जैसा देखा गया है, भारत का स्टॉक मार्केट बढ़िया करे और यूएस का खराब हो। आज के बिहेवियर से भी समझ में आता है, मे बी हम बहुत फ़ायदे में ना रहें, लेकिन बहुत नुकसान में भी शायद ना रहें। अब कल का इम्पैक्ट समझ लेते हैं क्विकली। मेरी समझ में जो आया वो यही है कि थोड़ा रिटेलिएशन हो सकता है, अभी तो नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे चाइना का स्टेटमेंट आया, रिटेलिएशन हो सकता है और रिटेलिएशन होगा तो ठीक नहीं रहेगा। वैसे भी पॉलिसी पैरालिसिस पूरे तरीके से क्रिपल कर रहा है ग्लोबल इकोनॉमी को। ग्रोथ भी चैलेंज होगा, ग्लोबल ग्रोथ भी चैलेंज होगा, पक्का होगा। और अगर टैरिफ वॉर वास्तव में चाइना करना चाहेगा तो एक आप समझें कि 17-18 ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी, एक 25 ट्रिलियन डॉलर 27 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, तो दोनों मिला के आप देखें तो करीब-करीब 50 के ऊपर पहुंच गया है और ट्रिलियन डॉलर, और ग्लोबल जीडीपी का आधा ऑलमोस्ट पहुंच जाएगा। तो ये ग्लोबल ग्रोथ को तो हैम्पर करेगा, प्लस किसी का भी कॉन्फिडेंस जाएगा ना। ये मूव इसलिए है कि तुम टैरिफ घटाओ मूव नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये चाहते यही है कहना कि हमारे यहाँ आके बनाओ। इतना आसान नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है वहाँ पे आप फैक्ट्री स्टार्ट कर दें, क्योंकि कॉस्ट डिफरेंसेस बहुत होंगे। अब जैसे हमारे यहाँ से हम क्यों नहीं गिरे, जो मुझे समझ में आती है बात, हम क्या करेंगे वहाँ जाके, वो क्या कॉस्ट, मान लीजिए क्या हम उनको करेंगे, केमिकल वहाँ जाके फैक्ट्री लगाएँगे कि टेक्सटाइल्स का वहाँ जाके फैक्ट्री लगाएँगे कि इलेक्ट्रॉनिक गुड का वहाँ पे जाके लगाएँगे कि दवाई का लगाएँगे। किसी भी चीज़ में आप वहाँ पे फैक्ट्री लगाइए, हमारा कॉस्ट ऑफ लेबर अनमैच्ड है। हमारा कॉस्ट ऑफ लेबर सबसे सबसे नहीं भी तो ठीक है, क्या नीचे मिलेगा आपको? बांग्लादेश नीचे मिलेगा। तो उस इतना हमारा कॉस्ट ऑफ लेबर कम है कि हम यहीं काम करके कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। तो मैक्सिमम जो हो सकता है टैरिफ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, और जहाँ पे वो टैरिफ कॉम्प्रोमाइज़ कह रहे हैं व्हिच शुड बी ओके, मतलब मिक्स्ड बैग, जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि मिक्स्ड बैग हो सकता है, तो मिक्स्ड बैग निकल के आए और हमको कोई खास डेंट नहीं लगे। ओवरऑल इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से ये अच्छा नहीं है। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ वॉर, लेकिन है। हमें उतना तकलीफ तो होगी, लेकिन मे बी अगर नेट-नेट देखा जाए कि अगर चाइना भी टैरिफ वॉर शुरू करता है, तो क्या भारत एक चाइना प्लस वन बेनिफिशियरी निकल के आ सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी पहले भी रह चुकी है और अभी भी रहेगी। कॉस्ट एडवांटेज भी है हमारे पास अवेलेबल लेबर भी है, लेकिन वो स्केल नहीं हम पहुँच सकते हैं इमीडिएटली जो चाइना जिस स्केल पे है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का 30-40% होना इज़ अ डिफरेंट स्केल फ्रॉम चाइना। वहाँ पे हम उसका 10% भी कर लें तो बहुत हो जाएगा। लेकिन इस पे एक पॉइंट है सोमेश जी, कि जैसे पिछली बार भी जब चाइना प्लस वन की बात हुई थी कोविड के बाद, वहाँ पे भारत जितनी संभावनाएं थी उसका फायदा नहीं उठा पाया, उस हद तक नहीं उठा पाया जो संभावनाएं थी उसका पता नहीं कितना
20, 30, 40 कितना परसेंट बना पाए हम पता नहीं। लेकिन अब आज की तारीख में ये टैरिफ वार के चलते अगर फिर से चाइना प्लस वन होता है, तो क्या जो दूसरे इंडिया के कॉम्पिटिटिव देश हैं, जो चाइना प्लस वन में वो भी भागीदार हो सकते थे, क्या वहाँ उनके ऊपर भी टैरिफ मार उसी तरह से पड़ रही है? इसका कुछ आकलन किया है आपने कि भाई आप चीन से हट के वियतनाम जाना चाहें, पता चला वियतनाम में और ज़्यादा टैरिफ है? वो नहीं होगा राजीव जी, ये चीज़ मैं असेस कर रहा था। देखिए, मान लीजिए कि मैं ही कहीं बिज़नेस लगाना चाहूँ, तो मैं कॉस्ट एडवांटेज ले भारत के अंदर की बात कर लेते हैं। भारत के अंदर की बात कर लेते हैं, तो जितने भी बिज़नेसेस आप देखेंगे, वो अपना जो वाजपेयी जी का गोल्डन क्वाड्रिलैटरल है, उसके इर्द-गिर्द ही घूमता है, क्योंकि आपको वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, उसके आस-पास आप लेबर सप्लाई ले सकते हैं। तो इसलिए जहाँ आपको रिसोर्स अवेलेबल हो, लैंड, लेबर एंड कैपिटल जो बोला जाता है, जहाँ पे ये अवेलेबल हो, वहाँ पे बिज़नेस लगता है। अब यही मैं सोच रहा था कि मान लीजिए कि चाइना बोले कि वियतनाम में तुमने लगा दिया इतना टैक्स, भारत पे तो कम लगाया, तो फैक्ट्री भारत में लगा के यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं। क्या ट्रम्प को आँख नहीं है देखने के लिए? वो कल को देख के बोलेगा चलो भारत पे भी लगा देते हैं, क्या करोगे? तो इस डर से कोई लगाएगा ही नहीं कहीं। अल्टीमेटली वैल्यूएशन यही होगा एक बिज़नेस का मतलब होता है प्रॉफिट मेकिंग। या तो मैं जो अभी काम कर रहा हूँ उसमें प्रॉफिट हो रहा है, या अगर ये प्रॉफिट या थोड़ा मार्जिन कॉम्प्रोमाइज़ करके यूएस में भी धंधा लगा के किया जा सके, तो फाइनली वो करेंगे। लेकिन यूएस का पर कैपिटा जीडीपी कहाँ $80,000 के ऊपर है, और वो वहाँ पे जो आपको लैंड लेबर का कॉस्ट होगा, वो चाइना का ही उससे बहुत कम हो जाएगा। हमारा तो ख़ैर कुछ कहना ही नहीं है। तो मुझे लगता है कॉस्ट एडवांटेजेस में इतना आसान रहेगा नहीं लोगों के लिए यूएस में बिज़नेस लगाना। ट्रम्प का कहना है कि सब लोग यहाँ से बिज़नेस करेंगे, कैसे करेंगे? मतलब कहीं बैरन स्ट्रेच ऑफ लैंड है, वहाँ पे ले जाके फ्री में लैंड दे दो और वहाँ से बिज़नेस कराओ, तो अब बात अलग है। बट नेट-नेट जो मुझे समझ में आती है बात, कि बिज़नेस करने में सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपॉर्च्युनिटी एंड कॉस्ट। अपॉर्च्युनिटी है, लेकिन वो अपॉर्च्युनिटी तभी तो फिज़िबल है कि नहीं है, फाइनेंशियली वायबल है कि नहीं है, वो भी तो इवैल्यूएशन करेंगे। तो मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है ज़्यादा उनके फ़ेवर में। एक और अचानक से इस ख्याल आया, बोल दूँ क्या? हाँ, क्या कह रहे हैं? अचानक से एक ख्याल आया, बोल दूँ क्या? हाँ, हाँ, बताएँ। मान लीजिए वो उनके पास ज़मीन है, बहुत सारी है, हाँ, कैपिटल की कोई कमी नहीं है, लेबर का ही तो मामला है। ले जाएँ हमारे यहाँ से, एक कंपनी बनाए भारत सरकार, जिसका काम ये हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट ले वहाँ पे, जैसे ठेकेदार लेबर सप्लाई का काम लेते हैं, वैसे भारत सरकार काम ले ले कि भई ठीक है, हम आपको कितने हज़ार मज़दूर चाहिए, हम आपको दे रहे हैं। ये मज़दूर हमारे कंपनी के बिहाफ़ पे जाएँगे, आपके यहाँ काम करेंगे, आप उन्हें सुविधाएँ दीजिए रहने की अच्छे से। आई थिंक हमारा जैसे आप मान लीजिए कि सर्विसेज़ का जो कल्चर है, उसमें तो हम अडैप्ट कर चुके हैं। यहाँ का कल्चर, वहाँ कल्चर ला जाके लोग वहाँ पे मिक्स एंड मैच हो जाते हैं। अब तेल निकालने वाली कंपनी है, वो भी अडैप्ट हो चुके हैं लोग एक समय से काम करते-करते। लेकिन अचानक से अभी इसके लिए मुझे लगता है कल्चरल और एनवायरनमेंट दोनों हिसाब से अडैप्टेबिलिटी इतनी क्विक नहीं रहेगी। ये एक मतलब आप समझें कि एक ट्रांज़िशन होगा जो 10 साल लगेगा। आज थोड़ी बना है सर्विसेज का कल्चर हमारा बाहर में, बरसों लगे हैं वहाँ पे। तो आप लेके जाइए लेबर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सस्टेनेबल चीज़ है, थॉट है एट दिस जंक्चर। आप बोलेंगे इसकी तैयारी चलेगी और 10 साल में 5 साल के बाद कुछ हो सकता अब है, व्हिच इज़ इसका अज्यूम। रिवर्स देखते हैं, हमारे पास लेबर इतना सारा है, भरपूर है, श्रम शक्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास लैंड और कैपिटल तो मान लीजिए ठीक है, आप दे देंगे, अमेरिका वाले यहीं ले ला करके अपनी फैक्ट्री लगा लें। उनको देने के लिए जैसे ही आप ज़मीन खोजने जाएँगे, तो आपके पास हर जगह क्या हुआ था, हमने देखा था जो 2014-15 में किस तरह से सरकार ने भूमि सुधार वापस कानून बनाने की कोशिश की थी और कैसे वापस लेना पड़ा था। हमारे यहाँ मुश्किल है राजू जी, मैंने तो एक फ़ोटो देखा जहाँ पे हाईवे बना है, बीच में अभी अब एक मकान है जो पड़ा ही हुआ है। इनफैक्ट मैं एक ये भी एक गेटेड कम्युनिटी मैंने देखा, पूरे तरीके से वो बनी हुई है, बीच में एक दीवार बीच से ऐसी लगी हुई है क्योंकि वो सामने वाले ने अपना बोला मैं अपना अपार्टमेंट नहीं दूँगा, वो ज़मीन नहीं दूँगा। तो हमारे यहाँ लैंड एक्विजिशन तो बहुत हरकुलियन टास्क है, इतना आसान नहीं रहेगा हमारे लिए। जी, ठीक है, तो अब करना क्या है? मतलब एक शेर आया, बहुत समय से सुन रहे थे।
आ गया, अब देख लिया हमने क्या है उसके, मतलब 4 पैर हैं, पंजे हैं कैसे, कितने नुकीले हैं, सब देख लिया हमने, अब इसके आगे क्या? खराब तो नहीं होगा, अमेरिका के लिए खराब होगा। मैं देख रहा था कहीं कहीं पे कनाडा मेक्सिको का नाम ही नहीं आया, सारे नाम आए, वो दोनों भाई जिनसे सबसे ज़्यादा झगड़ा चल रहा था नाम ही नहीं आया, और उनके मार्केट आप उठा के देखें ऊपर चल रहे हैं। तो अल्टीमेटली चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। इसमें सबसे बड़ा नुकसान यूएस को ही होना है। मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ, शॉर्ट टर्म जिटर्स हैं, सबको आप तबाह करेंगे, लेकिन फिर ऐसा पोलराइजेशन होगा ना कि फिर यूएस ही साइडलाइन हो जाएगा, बाकी जगह जोड़े बन जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ यूएस में ही आप सामान बेच के रह जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म एडजस्टमेंट में इश्यू पक्का होगा, सबको झटका लगेगा, लेकिन सब जैसे रशिया यूक्रेन के बाद जो बायलैटरल करेंसी सेटलमेंट होने लगा, वैसे ही बायलैटरल ट्रेड्स, यूरोप, अभी यूरोप देखिए, यूरोप का मार्केट देखिए, सब चकाचक टॉप पे चल रहा है। मे बी बिल्कुल। यूरोप से ज़्यादा रिलेशनशिप बने बिजनेस का। तो ऑल्टरनेट है ग्लोब में। यूरोप सोया हुआ था, इसलिए लगता था कि यूएस में धंधा कर लें, इमर्जिंग मार्केट्स में कर लें, लेकिन यूरोप जग गया तो बड़ा मार्केट है वो भी, तो फंस जाएंगे ट्रम्प। मैं जितनी भी छोटी सी इकोनॉमिक्स में समझता हूँ, 90-30 वाज नेवर 30s वाज नेवर गुड फॉर ग्लोब, यूएस के लिए भी नहीं था, यहाँ पे भी खराब रहेगा। होगा क्या, मुझे जो समझ में आता है, फिर अभी ये लोग रिपब्लिकन्स है ना, जो अभी हैं, क्या बोलते हैं उनको, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट, दो ही होते हैं वहाँ पे। तो अभी की जो पार्टी है बिजनेस कर रही है, नहीं चलेगा, ये झटका दे के आएंगे। अगली पार्टी अगर इनको नहीं मिला, 1 साल के बाद ही अगर वीक होना शुरू हो गए, नई वाली आएगी। तो जैसा बाइडेन झगड़ा करा के गए, बिकॉज यूएस का तो इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन झगड़ा कराओ डिफेंस बढ़ाओ, झगड़ा कराओ डिफेंस बढ़ाओ, तो इधर बर्बाद करके जाएंगे तो फिर वो करेंगे, आग लगाएंगे। मोस्टली ये बहुत ही वोलेटाइल वर्ल्ड हो चुका है, और ऐसा ही वोलेटाइल वर्ल्ड रहने वाला है। इसी में काम करना होगा, इसी में जीना होगा, मुझे लगता है। जी, तो फिलहाल चूंकि आज दर्शकों के सवालों का दिन है, इसलिए जल्दी से थोड़ा लेवल्स देख लेते हैं, उनकी बात कर लेते हैं, और उसके बाद पहले डाउ जोन्स से ही शुरुआत करते हैं। क्या यहाँ पे अमेरिकी बाजारों में आपको ये खतरा दिखता है कि जो एक रिसेंट बॉटम था 40,000 के आस 40,650 के आसपास का, वो टूट करके वहाँ से और ज़्यादा नीचे की गिरावट हो, और क्या अगर वो गिरेगा ज़्यादा तो क्या हमें भी साथ में खींचेगा नीचे, या हम अलग चलेंगे? पहली एडजस्टमेंट तो ये होगी कि डाउ जोन्स भाग चुका था, हम नहीं भागे थे, तो वो एडजस्टमेंट होगा। यहाँ से आप समझें कि 4-5 साल इन रिलेटिव टर्म्स, मुझे ऐसा लगता है इमर्जिंग मार्केट्स बेटर करेंगे अगेंस्ट एटलीस्ट यूएस मार्केट, बिकॉज यूरोप तो अभी जागा है जस्ट, तो उसका नहीं कह सकता मैं वहाँ क्या होने वाला है, लेकिन उससे बेटर करेंगे। तो यूएस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, और अभी यूएस की इकोनॉमी खुद भी प्रॉब्लम में आएगी, क्योंकि उनका अगर इस तरह का हाल चलेगा तो इन्फ्लेशन उनको फिर परेशान करेगा, इंटरेस्ट रेट फिर परेशान करेगा, स्ट्रॉन्ग करेंसी उनको फिर परेशान करेगा, सब कुछ उनको परेशान करेगा, हाई डेफिसिट उनको फिर परेशान करेगा। तो नेट नेट भले ही ये दिखाई ना दे, लेकिन बेनिफिशियरी हमारे वाले मार्केट रहने चाहिए। गिरेंगे तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि हर दिन हम नहीं गिरेंगे, थोड़ा तो स्ट्रेस आता ही है, बट एक स्टेबिलिटी आने के बाद हमारे पास रिलेटिव एडवांटेज होगा। और आज का मार्केट में ही कार्नेज होना चाहिए था, अगर नहीं हुआ है तो मुझे लगता है यही कहीं ना कहीं एक सिग्नल है कि जो पहले भारत की हालत थी कि पॉलिसी इंस्टेबिलिटी थी, अब वो यूएस की हालत हो गई है कि पॉलिसी इंस्टेबिलिटी है। तो एटलीस्ट हमारे यहाँ कुछ तो बेटर है, नहीं तो आज का ही मार्केट 300-400 पॉइंट तो निफ्टी निकल जाना चाहिए था नीचे, नहीं हुआ। ये इंडिकेशन है कि हमारे मार्केट में उतना शायद नहीं होगा जितना यूएस का मार्केट खराब होगा। जी, तो फिलहाल आप कह रहे हैं कि हमारा बाजार ज़्यादा खराब नहीं होगा, अमेरिकी बाज़ारों में जो कमज़ोरी चलेगी वो चलेगी, लेकिन हम उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए सेंसेक्स निफ्टी का हाल समाचार क्या है? आज हमने 23,250 के स्तर देखे हैं, यहाँ से आगे क्या? यहाँ पर क्या ये जो 50 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज का एक संगम बन रहा है, लगभग 22,923,000 के आसपास, क्या यहाँ तक आना है या उससे पहले ही वापसी हो जाएगी? डेटा तो ठीक काम कर रहा है। मुझे लगता है कि 22,900 रखा है,
100 पॉइंट ही नीचे जाऊँगा, उससे ज़्यादा नहीं जाऊँगा। जब तक उसके नीचे हम क्लोज़ नहीं होते हैं, ये हमारा मार्केट बाय डिप्स का मार्केट है। एटलीस्ट 25,000 की तरफ तो निफ्टी को जाना चाहिए और उसके बाद फिर इवैल्यूएट करते हैं कि फर्दर क्या होगा, क्योंकि रास्ता खुला 25,000 के ऊपर, तो बड़ा रास्ता खुलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएशन ही करना पड़ेगा, ज़्यादा हमारे पास कोई रास्ता है नहीं उससे बचा हुआ। वन वे रैली नहीं होगी हमारे मार्केट में, ये बिल्कुल क्लियर है, वन वे रैली नहीं होगी, लेकिन स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट होगा, ऐसा देख के लगता है। जी, ठीक है। तो फिलहाल अभी ऊपर कहाँ ध्यान रखें, नीचे कहाँ ध्यान रखें? नीचे तो 22,900 ज़्यादा डिस्काउंट करेंगे तो 100 पॉइंट और 22,800 ये जी, जब तक हमको बंद नहीं मिलता है, हमारा मार्केट बाय डिप्स का मार्केट है। लेकिन चढ़ते हुए मार्केट में और आनन-फानन जाके कोई भी चीज़ खरीदना नहीं है। देखिए, अपना बाज़ार में करीब जहाँ तक मुझे नंबर समझ में आ रहा है 5-7 लाख करोड़ की लिक्विडिटी आ गई है। रेट कट तो होना ही होना है, कोई रास्ता नहीं है। कंजम्पशन का थीम और डोमेस्टिक थीम, ये 2 चीज़ें काम करनी चाहिए। हो सकता है कि मार्केट से बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिले, देखिए पिछले साल भी 5% ही मिला मार्केट से रिटर्न और वो भी बैंक के बदौलत, नहीं तो वो भी नहीं मिलता था। तो वो नेट-नेट समझे कि पिछले फ़ाइनेंशियल में कुछ निफ्टी ने किया नहीं है। तो यहाँ से स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट बनेगा, इनवर्ड जितनी भी चीज़ें रहेंगी मतलब डोमेस्टिक कंजम्पशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेंगी, जो प्रीमियमाइज़ेशन हमारा थीम था, इनसे जो भी रिलेटेड चीज़ें रहेंगी, इन सब में ही थोड़ा जो पैसा बनना है बनेगा, बाकी जनरल बाज़ार से पैसा बनना तो मुश्किल हो गया है। तो देख के ये लगता है कि प्राइस करेक्शन शायद ज़्यादा ना हो, लेकिन 22,900 800 के नीचे उसके लिए भी मुँह बंद कर लूँगा मैं, लेकिन टाइम करेक्शन थोड़ा-सा चलेगा। जी। तो ये हुई बात निफ्टी की। अब मिड कैप, स्मॉल कैप, वहाँ पर हमें तो आज हरियाली ही नज़र आई। क्या यहाँ पर तय हो गया है बाज़ार में कि हाँ, अब कमज़ोरी का समय निकल गया और अब आगे ऊपर देखना है, या अभी यहाँ पे अभी भी सचेत रह करके, सतर्क रह करके काम करना है? जो स्ट्रक्चर प्लेस में है ना राजीव जी, एटलीस्ट हमें चाहिए, देखिए ये जहाँ पे आके अटका हुआ है ना, ये 52,250 के पास हमारा पूरे फॉल का 38% रिट्रेस करता है। अगर इसके ऊपर मिड कैप निकाल ले इंडेक्स, थियरी तो ये कहती है कि फिर एटलीस्ट हम 55-56 हज़ार वाले रेंज में, यानी जो हमारा 200 डीएमए है, वहाँ तक तो पहुँचेंगे। बाकी वहाँ पे इवैल्यूएट करेंगे, क्योंकि देखिए ना जो डेटा पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से ग्रोथ आनी चाहिए। अगर ग्रोथ आएगी तो मिड कैप और स्मॉल कैप नहीं चलेंगे, सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट बायस में, लिक्विडिटी बड़े होने वाले सिनेरियो में, बेहतर रिजल्ट वाले सिनेरियो में, तो और क्या चलेगा। तो है सिचुएशन कंड्यूसिव है और पैसा भी मिड कैप स्मॉल कैप सेलेक्ट स्टॉक्स में ही बनने वाला है, लार्ज कैप में बहुत ज़्यादा नहीं बनने वाला है, क्योंकि फिर वैल्यूएशन वैल्यूएशन चिल्लाने लगेंगे एफआईआईज़। तो चांसेस मुझे लगते हैं इनके भी चलने के, लेकिन सबका यही है कि 52,250 के ऊपर क्लोज मिलना शुरू हो, एटलीस्ट 38% रिट्रेसमेंट निकले, फिर थोड़ा ऊपर और बात करते हैं, 55-56 हज़ार की बात करते हैं और फिर वहाँ के बाद ही क्लीन चिट लेते हैं। ऐसा इसलिए भी कहूँगा कि हर चीज़ में देख के ये लग रहा है कि प्राइस डैमेज जितना होना था शायद हो गया, लेकिन टाइम डैमेज और होगा। जी। तो ये तो मिड कैप की बात हो गई, और स्मॉल कैप में क्या यहाँ भी वही स्ट्रक्चर लेकर के चलें, और उस हिसाब से अगर हम इसमें 200 डे मूविंग एवरेज को देखें तो 18,000 के आसपास आता है। तो क्या लगभग 16 सवा 16,000 से 18,000, ये तो ज़्यादा अच्छी चाल हो जाएगी मिड कैप के मुकाबले यहाँ पे, अगर इसी पैटर्न को फॉलो करें तो? धुनाई भी तो इनकी ही ज़्यादा हुई थी, तो उतनी जी, रिकवरी भी हो सकती है। तो 16.5 इनका 38% रिट्रेसमेंट है करीब-करीब, और वो ऊपर पहुँचे तो 17.5 18,000 के रेंज तक, उतने तक के चांसेस बनेंगे। मेन चीज़ देखते हैं, रिजल्ट तो अब शुरू होगा। स्मॉल कैप, मिड कैप तो आई थिंक फैग एंड ऑफ अप्रैल और मई में ही ज़्यादा समझ में आएगा, उसके पहले तो ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा। जी। यहाँ पर बैंकिंग और आईटी में जो काफ़ी धुनाई हो गई है, लेकिन पहले
अगर निफ्टी बैंक पे निगाह डालें तो यहाँ पे थोड़ी सी हरियाली नज़र आई, आधा फीसदी के आसपास की। क्या इस खुशी में कि चलो जो भी होगा टैरिफ का उससे हम हमें क्या? ना, ना, ना। बैंक का सिचुएशन अलग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अ, बहुत डाइवर्स ओपिनियन मैं सुन रहा हूँ। इनफैक्ट मैं इकोनॉमिस्ट, बैंकर सबको सुन रहा हूँ वो आपस में ही कन्फ्यूज़ हैं। एक कहते हैं कि पहले ग्रोथ आती है तब क्रेडिट ग्रोथ आती है। एक कहते हैं तुम क्रेडिट दो तो ग्रोथ आ जाएगी। मतलब आपस में ही इकोनॉमिक्स लड़ रहे हैं वहाँ पे। मैं ऐसा समझ रहा हूँ जैसा मुझे लगता है नहीं देखिए, कि मतलब जब साइकिल चल जाता है उसके बाद तो ठीक है। मतलब अंडा होगा तो मुर्गी भी होगी, मुर्गी होगी तो अंडा भी देगी, वो तो चलेगा, लेकिन सबसे पहले क्या होगा बात उसकी है। नहीं, नहीं, इसको मैं बहुत ही सिंपल कर देता हूँ। देखिए, कोई इंसान बहुत दिन से चला नहीं है, बैठा पड़ा है ना, तो थोड़ा-सा किसी को उसको हाथ पकड़ के खड़ा करना होता है, चलाना होता है, उसके बाद वो प्रैक्टिस करके चल लेता है। मैं यही थ्योरी समझता हूँ कि क्रेडिट लिक्विडिटी का काम यही है, कि थोड़ा-सा इनेबलर का काम करे। एक इनेबलर मिल जाए क्योंकि हालत खराब हो गई थी ना, इतना टाइट लिक्विडिटी कंडीशंस, हाई इंटरेस्ट रेट बरसों से चला आ रहा है। तो एक थोड़ा-सा इनेबलर मिल गया, तो उसके बाद क्रेडिट ग्रोथ भी किक इन हो जाएगा, कंजम्पशन भी किक इन हो जाएगा, सब दिखेगा क्योंकि हमारी इकोनॉमी का नेचर वही है। इसलिए जी। मैं उस स्कूल ऑफ थॉट में हूँ कि क्रेडिट लिक्विडिटी दिया, क्रेडिट ग्रोथ लिक्विडिटी दिया, सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट बायस दिया, क्रेडिट ग्रोथ आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा, कंजम्पशन ग्रोथ आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा। मैं उस स्कूल ऑफ थॉट जी। अच्छा, एक इस चार्ट पे मुझे एक आईना, एक मिरर खड़ा करने का मन कर रहा है। दरअसल ये मिरर वाली थ्योरी जो है ना, इसने मुझे 2008-9 के बाद जो गिरावट आई थी, उसके बाद की चाल को समझने में बहुत मदद की थी। यहाँ पर देखिए, एक इसको आप आईना अगर समझ लीजिए, आप दोनों तरफ एकदम आइडेंटिकल चाल देख रहे हैं। जैसे इधर राइज हुई थी, वैसे यहाँ पे गिरावट आ गई। उससे पहले का आप देखें, आपने ये चाल देखी थी, उसका मिरर इमेज यहाँ पर आपके सामने बन चुका है लगभग। उसके बाद आपने एक कंसोलिडेशन फेज देखा जो यहाँ पर है, वैसा ही कंसोलिडेशन यहाँ पे हो गया। तो अब बचा क्या? अब बचा यही कि जो हम बड़े डब्ल्यू की बात कर रहे हैं, उसका फाइनल फेज बन जाए। क्या इस तरह की एक मिरर लाइन यहाँ वापस बनने वाली है? इसको जवाब ना मैं थोड़ा-सा सिंपल करता हूँ। लिक्विड ऑक्सीजन सुना है ना आपने? लिक्विड ऑक्सीजन, बस यही है वो। ना जीने देगा, ना मरने देगा। यही मुझे समझ में आता है। लेकिन मैं नेट जो मुझे वैल्यूएशन समझ में आता है ना बैंक का, मान लेते हैं कि यहाँ से ओवरऑल बैंकिंग इंडेक्स का नॉर्मली आप समझें कि 3 टाइम्स प्राइस टू बुक में ओके रहता है। तो 3 टाइम्स प्राइस टू बुक में अभी भी 50% ही जगह बची हुई है। तो 50% की जगह आप इंडेक्स में लगाएँगे तो हो गया 75,000, 80-85,000। मेन क्या है कि आपको डिपॉज़िट ग्रोथ दिखना चाहिए बैंक्स में, क्रेडिट ग्रोथ दिखना चाहिए इकोनॉमी में। उसके बाद ये सब अपने आप भाग जाएगा क्योंकि बैंक का जो चाल आया, कितना शार्प आया और मैं हमेशा कहता हूँ कि बैंक में आप ट्रेड करके पैसा बना के दिखाइए, नहीं बनेगा। ये जाता है नीचे वैल्यूएशन अब कोटक बैंक कितनी बार समझाया कोटक बैंक में कि कोटक बैंक में भैया नीचे मिले तो पोर्टफोलियो स्टॉक बनाओ। अब पकड़ने जाओ, हो गया कितना 2200 भी हो गया था ना, पता नहीं कितना हो गया। 1500-1600 और 2200 होता रहा इवैल्यूएशन, कर लें इवैल्यूएशन जो करना है। मेरे हिसाब से बहुत ही अंडर वैल्यूड है बैंक, लेकिन अभी कोई रीज़न नहीं है कि इमीडिएटली बैंक चला जाए। आपको क्रेडिट ग्रोथ 10-11% वाला 15% दिखेगा ना, आप अपने आप सब चीज़ों का इवैल्यूएशन रीवैल्यू होंगे सारी चीज़ें। हाँ, एक लगता है जैसा सबको स्ट्रीट पे लगता है कि मार्जिन प्रेशर बनेगा, वो तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो चुका है। भारत की जनता भी ज़्यादातर अब इक्विटी के लिए जाग चुकी है। चाहे एमएफ राउट हो या इधर से, वो इश्यू रहेगा। बट फिर भी अगर इकोनॉमी आपकी ग्रो करती है एक्स टाइम तो क्रेडिट ग्रोथ होता है 1 1 1.5 एक्स।
वो आएगा कहाँ से? बैंक और एनबीएफसी से ही आएगा, कहाँ से आने वाला है? और उतना बैलेंस शीट एक्सपैंड होगा तो आप वैल्यूएशन क्यों नहीं चेंज करेंगे? तो मुझे वो थ्योरी नहीं समझ में आती। मुझे ये समझ में आता है कि जैसा समय रहता है उस हिसाब से लोग अपनी थ्योरी बना के आते हैं कि ये जस्टिफिकेशन है, मैं जस्टिफिकेशन से नहीं जानता। मैं सिंपल जानता हूँ आपकी इकोनॉमी एक्स एक्सपैंड होगी, आपका क्रेडिट 1 एंड अ हाफ एक्स जाएगा, तो किसका बैलेंस शीट गया भैया? बढ़ा। तो मेरे हिसाब से बहुत रूम है, लेकिन फिलहाल जो आप कह रहे हैं ये इसको बोलते हैं लिक्विड ऑक्सीजन, ना जीने देगा ना मरने देगा। 1 साल के बाद भले ही ये कुछ बढ़िया देगा। जी, ओके। लेकिन यहाँ पे आपने एनबीएफसीज़ का ज़िक्र किया तो उसको लेकर के निहारिका जी का सवाल है और इनको 2-3 साल के लिए ये पूछें कैसा लग रहा है? बाकी उन्होंने शेयर के बारे में पूछे लेकिन इन जनरल एनबीएफसीज़ 2-3 साल के लिए कैसा लग रहा है आपको? एनबीएफसीज़ में देखिए बहुत ही अच्छा ग्रुप है और अच्छे ग्रुप में ही रहना चाहिए। बस इतना ध्यान रखिएगा। ये लोग रिस्क मैनेज बहुत अच्छे से करते हैं। तो ग्रुप इज़ गुड, लेकिन मैं कोई चीज़ यहाँ पे बैठ के आपको खरीदने-बेचने के लिए नहीं कहता, उसके लिए वैल्यूएशन इज़ इम्पोर्टेंट। अब ग्रुप में तो टाटा ग्रुप भी बहुत अच्छा है, लेकिन अब एक समय डिस्कशन हो रहा था ना, क्या था? टाटा टेक्नोलॉजी का हो रहा था, जो हमने 750 की तरफ की बात की और रिपोर्ट पे रिपोर्ट आए जा रहे थे। तो वैल्यूएशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कई जगह मैं भी वैल्यूएशन के चक्कर में फँस जाता हूँ। तो मेरा ऐसा कहना है कि ग्रुप बहुत अच्छा है, एनबीएफसी में ग्रोथ होगी। थोड़ा ध्यान रखना है कि वैसे ग्रुप्स में रहेंगे जिसमें बैलेंस शीट पे रिस्क ज़्यादा नहीं लेते हो। क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ बढ़ता है ना, तो आप किसी भी मतलब जितना चाय वाला, रिक्शा वाला सबको लोन मिलने लगता है और वहाँ पे फिर क्या होगा? फिर होगा कि एनपीएस बढ़ेंगे। तो उस हिसाब से देखिए, बैलेंस शीट की क्वालिटी के हिसाब से और वैल्यूएशन के हिसाब से जा सकते हैं। जी। वैसे कई बार ये भी बातें उठती हैं कि जो कम आय वाले लोग हैं, वो अपना कर्ज़ा चुकाने में ज़्यादा मुस्तैद रहते हैं और ज़्यादा ईमानदार रहते हैं। बड़े लोग ही ज़्यादा बड़े घपले करते हैं। सब जगह बात मसल पावर पे आ जाती है। अब हमारे जैसे लोगों को क्या है, हमको कर्ज हो गया तो हमको रात में नींद नहीं आएगी, वैसा वाला सिचुएशन है। लेकिन जो बड़ा बिज़नेस करता है उसका तो पहला बेसिक प्रीमाइस है कर्ज लो। क्योंकि अब देखिए उनके बिज़नेसेस कॉन्टैक्ट पे होते हैं राजीव जी, अब हम जो अपनी दुकान चला रहे हैं इसमें कॉन्टैक्ट कुछ नहीं, अपना स्किल सेट है। जो बड़ा-बड़ा बिज़नेस चलता है वो कॉन्टैक्ट में क्या, हर कॉन मतलब आप जो L1 बिडर होते हैं, L1 बिडर बिल्कुल, भाई बनने के लिए कितना मेहनत लगता है वो L1 बिडर ही समझेगा। तो वो सब बड़ा बिज़नेस कॉन्टैक्ट पे होता है, इसलिए वहाँ पे मसल पावर होता है भैया। तो वहाँ पे डेट भी क्या है, अभी एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, कोई क्रिटिसिज़्म नहीं कर रहा हूँ। वोडाफ़ोन की हालत ख़राब कर कितनी बारी लगा कि अब तो गई कंपनी, अब तो बन गई गवर्नमेंट की कंपनी, 49% स्टेक होने वाला है। तो भाई वो डिपेंड करता है कि आपके कैसे इक्वेशंस हैं, वी में मेहनत बहुत लगती है उसमें, तो उनका काम डेट जी। से ही शुरू होता है। अच्छा, अब साजिद खान जी पूछ रहे हैं कि सीमेंट के लिए बताइए, ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ का मसला है, इसका कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर जो है, वो इस इंडस्ट्री पे आने वाला है क्या? अ, सीमेंट पे क्यों आने वाला है, इससे क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आने मान वाला है? लीजिए सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था मंदी में आ गई, तो नहीं, नहीं, वैसे भी देखिए सीमेंट कंपनीज़ पे मेरा वैसे भी व्यू बिल्कुल क्लियर था काफ़ी समय से। एक तो मेरे से उसकी पहली रैली मिस हुई। मेरे से सीमेंट का मिस हुआ, टायर का मिस हुआ, ये सब कुछ एक रैलीज़ हैं जो इनिशियली मुझसे बहुत बड़ा मिस हुआ है। लेकिन उस जब तक मुझे समझ में आई बात, वैल्यूएशन इस लेवल पे चले गए कि फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है और अभी भी मुझे यही लगता है। और सीमेंट की एक हमेशा थियरी रहती है कि साउथ पार्ट ऑफ इंडिया जहाँ पे है, वहाँ पे हमेशा ही ओवर सप्लाई बनी रहती है। और इस वैल्यूएशन पे मुझे लगता है ठीक है, आपका रियल एस्टेट का कंजम्पशन है, जहाँ पे भी कंजम्पशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है, उसमें कंजम्पशन है। बट भैया पॉइंट ये है कि ऑलरेडी वो सब ग्रोथ अभी वैल्यूएशन में फैक्टर्ड है। तो जी, बहुत पैसा नहीं बनने वाला है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। ठीक है। लेकिन बाकी ओवरऑल आपका सेक्टोरल व्यू क्या बना है इस टैरिफ के टेंट्रम को लेकर के? किस सेक्टर के लिए मतलब वाक़ई कुछ हमारे लिए नेगेटिव होने वाला है और कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे आशंकाएँ थी उसके मुकाबले शायद उस तरह से असर ना हो और उसका एक रिलीफ़ मिले, उसका एक मतलब वहाँ पर राहत वाली एक चाल बने?
कहाँ पर आपको इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, उसका कोई इम्पैक्ट होना ही नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से ट्रम्प चल रहे हैं, अगर वो मैं सोचने जाऊँ ना, तो हो जाएगा प्रेडिक्टिंग द अनप्रेडिक्टेबल, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं जैसे समझ रहा हूँ, नेट मामला ये है कि हमारी अर्निंग कैसे हो और पोजीशनिंग वैसे हो। सितंबर-अक्टूबर से ही अगर हम अपने प्रॉब्लम एलिमेंट्स को देखें, प्रॉब्लम एलिमेंट्स क्या थे? गवर्नमेंट खर्चा करना कम कर चुकी थी। दूसरा, ट्रम्प आने वाले थे अपना 3 टी ट्रम्प टैरिफ टेरर लेके। अगर इस चीज़ को हम समझ जाएँ और तीसरी चीज़ को समझ जाएँ कि गवर्नमेंट ने अपना नया लीवर पुल कर लिया है कंजम्पशन का। अगर उसके हिसाब से हम अपनी शिफ्ट कर लें, हम नेट-नेट यही कर सकते हैं ना, बाकी उसके बाद हम वेट कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि कर लिया और दूसरे दिन 1 का 2 करोड़, ऐसा थोड़ी होता है। हमने वो शिफ्ट किया, तो उसमें क्या कर स्ट्रैटेजी ही यही करनी होगी कि पहला, जब ग्लोबल ट्रिमर चल रहा है, तो आप समझें कि जो भी आप डोमेस्टिक अप्रोच लगाएँगे, वो आपके लिए सेफ रहेगा। तो फार्मा कंपनीज़ में भी आप जाएँगे, तो आज तो आपको फार्मा कंपनी सब उड़ते नज़र आएँगे। कल को ट्रम्प को फिर से नींद आँख खुलेगी, वो बोलेगा कि नहीं भाई, ये भारत में फार्मा कंपनी 5% 10% बढ़ गए हैं, चलो उस पे भी टैरिफ लगा दो। उनका भरोसा थोड़ी है, 80 साल के होने वाले हैं, आधा काम क्या करते हैं वही समझें। तो फार्मा में भी करना है, तो जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, उस पे करेंगे तो रिस्क कम रहेगा। तो पहला जो मुझे लगता है और जो वही काम मैंने किया है, सितंबर-अक्टूबर से वही कर दिया है, अब उसका कब फल मिलता है मुझे नहीं पता। एक, जो भी डोमेस्टिक बिज़नेसेस, डोमेस्टिक फेसिंग बिज़नेसेस हैं, उसमें अपना ध्यान लगाएँ। और दूसरा, अगर हम डोमेस्टिक जा रहे हैं, तो डोमेस्टिक में यही होता है कि घर को जो चलाने वाला होता है, उसकी बात को समझनी चाहिए। हमारे भारत के घर को चलाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लीवर है वो कंजम्पशन का। तो अगर डोमेस्टिक और कंजम्पशन, ये 2 चीज़ों की थीम लेके आप चलें, तो मुझे लगता है कि डिसेंट पैसा बनता रहेगा। इसमें आप फार्मा का तड़का ज़रूर ऐड कीजिए। रीज़न इज़ कि थोड़ा-सा हेज लेके चलना चाहिए और फार्मा में वैसे भी लगता है, फार्मा मतलब ध्यान रखिएगा, फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, हॉस्पिटल्स। जब भी मैं फार्मा बोलूँ, ये चारों चीज़ों को समझें। फार्मा, डायग्नोस्टिक, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल, ये चारों चीज़ों को, इन सब में भी एक्सपोज़र होना चाहिए। रीज़न इज़, देखिए फार्मा आप कह सकते हैं कि डिफेंसिव है, लेकिन जैसे ही आप हेल्थ केयर में आते हैं, डायग्नोस्टिक में आते हैं और क्या बोला मैंने? जो भी बोला, वो सब फिर आपका रिटेल की तरफ से, कंजम्पशन की तरफ से भी तो शुरू हो जाता है। हेल्थ केयर क्या है? हेल्थ केयर में हम जितना अवेयरनेस क्रिएट होती है, उसी हिसाब से कंजम्पशन बढ़ जाता है। डायग्नोस्टिक एक तरह से मुझे लगता है कि पूरा रिटेल है, चेन पे चेन शुरू हो जाता है। तो फार्मा को भी अलग-अलग करके समझें, ये 4 फैक्टर को लेके, तो मुझे लगता है इतना काफ़ी है अगले 2 साल के पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। जी। लेकिन स्केप्टिक्स, मतलब आज हमने थोड़ा ये कह लें कि अमेरिकी बाज़ार की घबराहट के मुकाबले बहुत जो एक संतुलित रूप से प्रदर्शन किया है अपने बाज़ार में, उसको लेकर के कुछ लोग शंकित हैं। क्यों? आप प्रफुल्ल ठाकरे जी का कमेंट देखिए, ये कह रहे हैं कि इस तरह की स्पेकुलेशन कभी नहीं देखी। कैसे भारतीय बाज़ार आउट परफ़ॉर्म कर सकता है और इतना स्थिर रह सकता है, बावजूद इसके कि विश्व भर में इतनी घबराहट है। दुनिया घबराई हुई है और हम एकदम शांत हैं। ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, कुछ तो इसमें गंभीर मामला है। और करुणा जी का संदेह देखिए, आज का बाज़ार बहुत ही मैनिपुलेटेड लगा क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी वाला दिन था। 26% टैरिफ क्या भारत की ग्रोथ स्टोरी को, क्या भारत के जीडीपी को प्रभावित नहीं करेगा? ये आशंकाएँ हैं अभी भी। तो फिर लगाइए लगाइए सीआईडी को पीछे और बुलाइए दया को। देखिए, ऐसा है कि अगर ऐसा मैनिपुलेटिव था, सरकार कुछ मैनिपुलेटिव करे, तो भाई फरवरी भूल कैसे रहे हैं? लोग रो रहे थे कि भाई गवर्नमेंट कुछ स्टेटमेंट दो, आके बचाओ। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, बाजार गिरे जा रहा है, ग्लोब तो पूरा ऊपर ही ऊपर चला था। उस दिन भी मैनिपुलेटेड हो सकता है, गवर्नमेंट ही बेच रही थी क्या? आज गवर्नमेंट खरीद रही है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अब बाजार में ना, बाजार को जितना, बाजार, रुपया, ये सब चीज़ को जितना आप फ्री छोड़ेंगे उतना अच्छा है। जितना आप बाँध के रखेंगे ना, आप किसी को भी बाँध के रखिए, किसी दिन तो मुट्ठी खुलेगी, उसके बाद भाग जाएगा। इसलिए कभी बाँध के किसी चीज़ को नहीं रखना चाहिए। हाँ, उस पे अपनी नज़र रखिए, कंट्रोल रखिए, उस पे उसको रेगुलेट कीजिए, लेकिन किसी चीज़ को बाँध के मत रखिए। बाँध के कभी भी रखेंगे, आज नहीं,
बुढ़ापे में वो फटेगा, लेकिन फटेगा ही फटेगा। अ, आपने जो सवाल किया कि 26% टैरिफ के बाद भी हमारा बाज़ार उतना गिरा नहीं। पहली चीज़ कि देखिए इसमें अभी बहुत चीज़ अंडर डेवलपमेंट है। गवर्नमेंट को ही नहीं समझ में आ रहा, उनका ही कैलकुलेशन सुबह 3 बजे से चल रहा है, तो हम क्या समझ पाएँगे? समय लगेगा। मुझे जो बात समझ में आती है कि हमारा टोटल एक्सपोर्ट का 18% पार्ट यूएस एक्सपोर्ट्स को है। उसके में भी 50% सर्विसेज़ एक्सपोर्ट है, जिस पे यूएस डिपेंडेंट है। मत ले जाओ आदमी, तुम्हारा कौन सा डेवलपमेंट करने वाला है, कौन तुमको सपोर्ट करने वाला है, तो वो पार्ट आप हटा दीजिए। अब पहला नंबर लगा लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स का, दूसरा नंबर लगा लीजिए केमिकल्स का, तीसरा नंबर लगा लीजिए फार्मा का। इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा इश्यू हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि आप वहाँ जाके बनाएँगे, तो जो आप यहाँ पे वॉशिंग मशीन जिस कॉस्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप वहाँ कर सकते हैं, सवाल ही नहीं है कर पाने का। केमिकल्स का इश्यू हो सकता है थोड़ा, उसमें हो सकता है। दवाई का जहाँ तक मुझे लगता है उतना इतनी डिपेंडेंस हो चुकी है यूएस की और जेनरिक्स का जो कॉस्ट पे हम सप्लाई करते हैं, नहीं कर सकते हैं वो। तो कुछ सेलेक्ट पीसेज़ में झटका लगेगा, लेकिन हमारा एक कह लीजिए कि जिस समय ये हो रहा है और हमारी इकॉनमी उतनी ओपन नहीं है, इट्स अ बोन, आपके लिए वरदान है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि टोटल हमारे को फ़ायदा होगा, लेकिन नुकसान भी उस हिसाब से कम होगा। जिस तरह से चाइना को नुकसान हो सकता है, उतना नुकसान हो जिस तरह से वियतनाम को नुकसान हो सकता है, उतना नुकसान हमको अभी आज के डेट में नहीं होगा। कल को आप बन जाइए $15 ट्रिलियन की इकॉनमी, तो हम पूरे ग्लोब में फैल जाएँगे, तब नुकसान पक्का होगा। एट दिस जंक्चर लिमिटेड इम्पैक्ट है और कहीं न कहीं लोग ये भी सोच रहे हैं कि सही में अगर कहीं इंडिया में अपॉर्च्युनिटीज़ इमर्ज हो गए, बिकॉज़ कह तो रहे हैं कि भाई तुम 52% लगाते हो, हम तुम पे 26% लगाते हैं, मुझे कैलकुलेशन नहीं पता है। तो नुकसान होगा, लेकिन हमारे पास अपॉर्च्युनिटी है करने के लिए और मे बी ग्लोब ये भी सोच रहा है कि अगर ग्लोब का ही जीडीपी मान लीजिए कि आधा टका कम हो, 1% कम हो, 1.5% कम हो, नहीं पता, वो डिबेटेबल चीज़ है। उस केस में 6.5-7% ग्रो करने वाली इकोनॉमी कौन मिलेगी? जो भारत है, डोमेस्टिक कंजम्पशन पे बेस्ड है। तो लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई चलो यहाँ पे कुछ बन सकता है पैसा, तो वो भी एक फ़ायदा है। तो मैं थोड़ा-सा ऑप्टिमिस्टिक शायद कभी-कभी रह जाता हूँ, लेकिन आप लोग तो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ही कंज़र्वेटिव हूँ, हर जगह मुझे ओवर वैल्यूएशन ही दिखता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हम नेट-नेट एट दिस जंक्चर जो हमारा डेमोग्राफिक्स है, एट लीस्ट 20-25 साल तक हमारे पास यंग लोगों की कमी नहीं है, काम करने के लिए बहुत अपॉर्च्युनिटी है। मेबी वो प्ले कर रहा है रोल हमारे लिए अच्छा। जी। लेकिन सोमेश, एक चीज़ तो भूल ही गए, सोना क्या हुआ है चाल इसमें? 3200 के करीब अब पहुँचता हुआ दिख रहा है। क्या करेंगे इसमें आगे? देखिए बहुत स्ट्रेस्ड है, लेकिन क्या करेंगे अनसर्टेनिटी में एक है डॉलर और एक है सोना। तो खरीद-खरीद के रख रहे हैं लोग, तो क्या कोई रास्ता नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी चीज़ें होती हैं। तो मैं सिर्फ़ इतना जानता हूँ कि जो बहुत ही अडेप्ट है ट्रेड करने में, वो स्टॉप लॉस लगाए और कर ले ट्रेड। बाकी मैं तो ये समझता हूँ कि अगर चीज़ें हर चीज़ का एक वैल्यू होता है और जब आँधी आई होती है तो उसमें काम करना ठीक नहीं होता है। तो ये ट्रेडिंग के लिए ठीक है, हायर लोज़ बन रहे हैं, पहला वाला लो पकड़िए, स्टॉप लॉस लगाइए, काम कीजिए, वो ठीक है। लेकिन जिसको सोना 2000 पे खरीद के घर में नहीं रखा, उसको 3500 पे रखे डॉलर पे, बहुत वाइज़ डिसीज़न तो नहीं लगता। जी। लेकिन जिन्होंने पहले से खरीद के रखा है, उनके लिए क्या ये मुनाफ़ा वसूली का समय है या चूँकि मतलब भारत ठीक रहे, लेकिन ग्लोबल अनसर्टेनिटी तो रहेगी ना, तो उसके चलते क्या अभी मतलब अर्ली एग्ज़िट नहीं करें, ऐसा कुछ सोचा जाए क्या? नहीं, ट्रेल करना पड़ेगा इसको, तो $3000 पे लगा लीजिए, उसके नीचे जाता है तो मैं खुद ही रिव्यू करके दे दूँगा उसमें मुझे क्या लगता है। लेकिन थोड़ा अभी ये जिसका इसका जो टेल बना है ना, वो टेल जी। इम्पोर्टेंट हो जाएगा। वो टेल के नीचे आया, तो क्लियर है कि फिर सोना में लगभग करेक्शन होगा। 3050 के आस-पास बैठेगा ये। हाँ, तो ज़्यादा कितना भी रखना चाहें तो वहाँ से नहीं, लेकिन 3050 भी किया तो 10% हो जाएगा ना, 50 लेके जाएँगे तो। नहीं ठीक है, उतना काफ़ी है। जी, नहीं 10% ओके। नहीं होगा, 3050 से हाँ, ठीक है, 1-2% और नीचे, 3000 तक से ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। हुँ, हुँ। और फिर इसके बाद अब चाँदी भी देख लीजिए, चाँदी की चाल एकदम उल्टी है यहाँ पे। मतलब सोने में तो एकदम तेज़ चाल बन गई, लेकिन चाँदी ने क्या किया, चाँदी का आज का उतार-चढ़ाव देखिए। मतलब
क्या ऊपर और क्या नीचे। एक दिन पहले के मुकाबले आप देखिए, एक दिन पहले आपको 35 के आसपास दिख गई थी और अब ये सीधे 32 पे। एक दिन के अंदर इतना बड़ा मतलब वोलेटाइल मूव बहुत मुश्किल से मिलता है। एक ही एनालिसिस इसकी समझ में आती है आज के तारीख में कि इंडस्ट्रियल कमोडिटी के हिसाब से आप समझिए कि जो हाल चल रहा है, मतलब अगर 2 महीने से आया लोगों तो ने कम से कम चांदी वाले मामले में जो कमोडिटी के जो बड़े लोग हैं, उन्होंने मान लिया है कि अमेरिका भी मंदी में गया, चीन भी उससे लड़ने के लिए आएगा, काउंटर करेगा और वो भी मतलब वो रिटेलिएट करेगा, बदला लेगा और उसके बाद दोनों हाथ ही लड़ेंगे और उसके बाद दुनिया मंदी में जाएगी। इस चाल का तो यही मतलब है ना फिर। उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन यही है कि आज जो हमारा पोजीशन है ना, जिस तरह से हमने अपने आप को पोजीशन किया है राइट फ्रॉम रशिया यूक्रेन वॉर, देखिए वो बहुत ही सेंसिटिव मैटर था। उस मैटर में अगर हमने साइड मतलब प्रॉपर साइड नहीं लेते हुए निकल गए और कोई भी कंप्लेन नहीं कर पाया। तो ये आज की जो हमारी कूटनीति है ना, ये बहुत ही बढ़िया चल रही है। तो मेबी मुझे लग रहा है कि पूरे लड़ाई में आपका ये 6.5-7% का ग्रोथ वाला जीडीपी इकोनॉमी जो है, ये फ़ायदे में रहने वाला है। कहीं न कहीं किसी को चाहिए, 2 लोग लड़ते रहें, नुकसान उनको होगा, पक्का होगा। चाइना भी इक्वली पावरफुल है। मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि चाइना अपना रियल पावर तो बाहर आने ही नहीं देता है। उनके डेटा ही बाहर नहीं, चाइना का डेटा बाहर मुझे नहीं लगता कि जी, पूरे तरीके से आता भी है। तो बिल्कुल। उनको लड़ेंगे तो नुकसान लोग को होगा, लेकिन है कि फिर कहीं न कहीं लोग शेल्टर के लिए भी तो जाएँगे, मेबी हम होंगे।